क्या हो अगर कोई इंसान चाहकर भी मर ना सके? क्या हो अगर सदियों पुराना इतिहास आज भी जिंदा हो और किसी बंद दरवाजे के पीछे आपका इंतजार कर रहा हो? डीप फील्ड पर आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी ही रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली कहानी, जहां इतिहास के पन्ने और आज का जमाना एक दूसरे से टकराने वाले हैं। रहस्य, रोमांस और अनसुलझे अवशेषों से भरी हमारी नई सीरीज द इमॉर्टल सीक्रेट में आपका स्वागत है। भाग 1, चैप्टर 1, रूहानी किले का आखिरी मुसाफिर। जयपुर शहर को दुनिया पिंक सिटी के नाम से जानती है। यहां के महल, यहां की सड़कें और यहां की संस्कृति हर किसी का मन मोह लेती है। लेकिन इसी जयपुर की चकाचौंध से करीब 40 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के बीच एक ऐसा इलाका भी है जहां सूरज ढलते ही परिंदे भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। सरकारी बोर्ड पर लिखा है रूहानी किला। पुरातत्व विभाग ने दिन के वक्त तो यहां रिसर्च की इजाजत दे रखी है, लेकिन स्थानीय प्रशासन का सख्त आदेश है कि शाम के 5 बजे के बाद इस किले की सीमा में कोई इंसान नहीं दिखना चाहिए। लोग कहते हैं कि इस किले की दीवारों में आज भी 17वीं सदी का एक खौफनाक दर्द कैद है। इसी रूहानी किले के सबसे पुराने और जमींदोज हो चुके हिस्से में आज 23 साल की अवनी मौजूद थी। अवनी दिल्ली की रहने वाली थी और उसने हाल ही में आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान में अपनी मास्टर डिग्री पूरी की थी। वो आम लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं थी। जहां उसकी उम्र की दूसरी लड़कियां सोशल मीडिया, रील्स और नए फैशन में व्यस्त रहती थीं, वहीं अवनी को पुरानी खंडहर हो चुकी इमारतों, धूल से सनी किताबों और सदियों पुरानी लिपियों को पढ़ने में मजा आता था। वो दिखने में बेहद मासूम थी, गोल चेहरा, चश्मा और हमेशा चेहरे पर एक उत्सुकता वाली मुस्कान। लेकिन दिमाग से वो उतनी ही तार्किक, लॉजिकल थी। वो भूत प्रेत, जादू टोना और अंधविश्वास जैसी चीजों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करती थी। उसका मानना था कि हर रहस्य के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होता है। मैडम जी, ओ मैडम जी, घड़ी देखिए, 4:45 हो चुके हैं। अब बस भी कीजिए, सरकारी बाबू लोग ताला लगाने आ रहे होंगे। किले के सरकारी गाइड दीनदयाल ने अपनी भारी और कांपती आवाज में अवनी को आवाज दी। दीनदयाल की उम्र करीब 60 साल थी। वो पिछले 30 सालों से इस किले में गाइड का काम कर रहा था। उसके चेहरे की झुर्रियां और सफेद बाल इस बात का सबूत थे कि उसने इस जगह को बहुत करीब से बदलते देखा था। दीनदयाल इस किले से जितना प्यार करता था, उतना ही इसके अंधेरे से डरता भी था। अवनी ने अपने हाथ में पकड़े छोटे से ब्रश से एक पुरानी दीवार पर जमी धूल को साफ करते हुए कहा, दीनदयाल जी, बस 2 मिनट और, जरा इस नक्काशी को तो देखिए। ये इस किले के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है। यहां जो आकृतियां बनी हैं वो मुगल काल की नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बहुत बाद में या फिर बहुत पहले इस दीवार को अलग से बनाया था। दीनदयाल ने डरते डरते उस दीवार की तरफ देखा और अपने हाथ जोड़ लिए। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। तहखाने में इस वक्त सिर्फ उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। सूरज की आखिरी किरणें भी अब धीरे धीरे किले की ऊंची मीनारों को छोड़कर आसमान में विलीन हो रही थीं। तहखाने के भीतर का अंधेरा गहरा और ठंडा होने लगा था। मैडम जी, आप शहर से आई हैं, पढ़ी लिखी हैं, आप इन बातों को कहानी समझेंगी, लेकिन इस रूहानी किले का एक इतिहास है जिसे पन्नों पर नहीं लिखा गया। लोग कहते हैं कि यहां रात को वो लोग जागते हैं जो सदियों पहले मर चुके हैं, या फिर वो जो कभी मर ही नहीं सके। चलिए मैडम, 5 बजते ही यहां की हवा बदलने लगती है। दीनदयाल ने अवनी का बैग उठाते हुए लगभग मिन्नत की। अवनी ने एक हल्की सी हंसी हंस दी। उसने अपना कैमरा गले में लटकाया और कहा, दीनदयाल जी, आप लोग पर्यटकों को डराने के लिए कितनी अच्छी कहानियां बना लेते हैं ना। खैर चलिए, वैसे भी आज के लिए काफी डेटा मिल गया है। दोनों ने तहखाने की सीढ़ियों की तरफ बढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी अवनी का ध्यान पैर के पास गिरे एक छोटे से सिक्के पर गया। वो सिक्का आम सिक्कों जैसा बेका था और उस पर अजीब से निशान बने थे। अवनी उसे उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुकी, उसका संतुलन बिगड़ा और उसका दाहिना पैर दीवार के निचले हिस्से में उभरे एक चौकोर पत्थर पर जा पड़ा। क्लिक! सन्नाटे को चीरती हुई एक भारी घर्षण की आवाज गूंजी। अवनी और दीनदयाल दोनों अपनी जगह पर जम गए। उन्होंने देखा कि जिस दीवार की नक्काशी को अवनी थोड़ी देर पहले साफ कर रही थी, वो दीवार धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसक रही थी।
भारी पत्थरों के आपस में रगड़ने की आवाज इतनी तेज थी कि तहखाने की छत से थोड़ी धूल नीचे गिरने लगी। जब दीवार पूरी तरह रुक गई तो उनके सामने एक गुप्त कमरा खुल चुका था। उस कमरे के अंदर से सदियों पुरानी सीलन और सूखी गुलाब की पत्तियों की एक अजीब सी महक आ रही थी। वहां इतना अंधेरा था कि कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। हे भगवान, ये तो अनर्थ हो गया। मैडम जी, भागिए यहां से। ये वही कमरा है जिसके बारे में बुजुर्ग बताते थे। इसे कभी नहीं खोला जाना चाहिए था। दीनदयाल का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था। वो बिना अवनी की परवाह किए सीढ़ियों की तरफ अंधाधुंध भाग खड़ा हुआ। दीनदयाल जी, रुकिए, कहां भाग रहे हैं? अवनी ने पीछे से चिल्लाया, लेकिन दीनदयाल तब तक तहखाने से बाहर निकल चुका था। अवनी अकेली रह गई थी। उसका दिल भी अब तेजी से धड़क रहा था, लेकिन डर से ज्यादा उसके अंदर की आर्कियोलॉजिस्ट जाग चुकी थी। रूहानी किले में एक गुप्त कमरा, यह खोज उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। उसने अपने फोन को निकाला और उसकी फ्लैशलाइट ऑन कर ली। रोशनी की पतली किरण ने उस गुप्त कमरे के अंधेरे को चीरा। अवनी ने धीरे धीरे अपने कदम अंदर बढ़ाए। कमरा काफी बड़ा था। चारों तरफ अजीबोगरीब तांत्रिक आकृतियां बनी हुई थी। सूखी हुई जड़ी बूटियां कोनों में बिखरी थीं और दीवारों पर जंजीरें लटकी हुई थीं। लेकिन कमरे के बिल्कुल बीचों बीच कुछ ऐसा था जिसने अवनी के कदमों को वहीं रोक दिया। वहां एक विशाल आदमकद लकड़ी के फ्रेम में जड़ी एक पेंटिंग थी। पेंटिंग पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। अवनी ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और बहुत ही सावधानी से उस पेंटिंग के ऊपरी हिस्से को साफ करना शुरू किया। जैसे जैसे धूल हटती गई, अवनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। पेंटिंग में एक नौजवान लड़का खड़ा था। उसने 17वीं सदी के शाही राजपुताना और मुगल मिक्स स्टाइल का एक गहरा काले रंग का लिबास पहन रखा था। उसकी कद काठी लंबी थी, चौड़े कंधे और चेहरा इतना आकर्षक कि कोई भी देखता रह जाए। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली थीं उसकी आंखें, काली, गहरी और इतनी सजीव कि ऐसा लग रहा था मानो वो पेंटिंग के अंदर से सीधे अवनी को ही देख रहा हो। उन आंखों में एक बेइंतहा दर्द और अकेलापन साफ झलक रहा था। अवनी ने पेंटिंग के निचले कोने पर रोशनी डाली। वहां सोने के पानी से एक साल लिखा हुआ था, 1650। माय गॉड, ये पेंटिंग लगभग पौने 400 साल पुरानी है। लेकिन इसके रंग इतने नए कैसे लग सकते हैं? ऐसा लग रहा है जैसे इसे कल ही कैनवस पर उतारा गया हो। अवनी ने हैरान होते हुए खुद से बुदबुदाया। वह मंत्रमुग्ध होकर उस चेहरे को देख रही थी। यह कल नहीं बनाई गई, लेकिन हां, इसके रंग कभी फीके नहीं पड़ते। एक भारी मखमली और गहरी आवाज अचानक उस शांत कमरे में गूंजी। कौन है? अवनी डर के मारे उछल पड़ी। उसने तुरंत अपने फोन की लाइट को उस कोने की तरफ घुमाया जहां से आवाज आई थी। डर के कारण उसका हाथ कांप रहा था, जिससे रोशनी की किरण दीवार पर नाचने लगी। रोशनी के दायरे में एक साया उभरा। कमरे के सुदूर अंधेरे कोने से एक शख्स धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। उसने मॉडर्न जमाने का एक ब्लैक ओवरकोट और जीन्स पहन रखी थी। उसके बिखरे हुए बाल और चेहरे की बनावट, अवनी ने अपनी नजर तुरंत पेंटिंग पर डाली और फिर उस शख्स पर। उसका दिमाग चकरा गया। यह नामुमकिन था, यह बिल्कुल पागलपन था। सामने खड़ा लड़का हूबहू उस पेंटिंग वाले राजकुमार जैसा था। वही तीखी नाक, वही चौड़ा माथा और वही गहरी उदास आंखें जो सीधे रूह के पार उतर जाएं। पेंटिंग और उस लड़के में 1 इंच का भी फर्क नहीं था, सिवाय कपड़ों के। तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? किला बंद हो चुका है और बाहर पुलिस गश्त लगा रही होगी। अवनी ने अपनी आवाज को मजबूत बनाने की कोशिश की, हालांकि उसका पूरा शरीर अंदर से कांप रहा था। वो लड़का अवनी से महज कुछ फीट की दूरी पर आकर रुक गया। इतनी पास से अवनी ने महसूस किया कि उस लड़के के शरीर से कोई गर्माहट नहीं आ रही थी, बल्कि उसके आसपास की हवा बर्फीली ठंडी थी। मैंने कहा ना, इसके रंग फीके नहीं पड़ते, क्योंकि इसे बनाने वाले का खून आज भी इस दुनिया में बह रहा है। उस लड़के ने पेंटिंग की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आवाज में एक ऐसा ठहराव था जो केवल सदियों के अकेलेपन से आता है। मेरा नाम रुद्र है। रुद्र? देखो मिस्टर रुद्र, जो भी तुम्हारा नाम है, तुम इस पेंटिंग के मालिक के पोते या परपोते हो सकते हो। मैं मानती हूं कि शक्लें मिलती हैं,
लेकिन तुम्हारा इस तरह छुपकर यहां रहना गैर कानूनी है और मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, अवनी ने तर्क का सहारा लेते हुए कहा। हालांकि उसका दिल कह रहा था कि यहां कुछ बहुत गलत है। रुद्र ने अवनी की तरफ देखा और एक फीकी मुस्कान बिखेरी। तुम शहर की लड़कियां हर चीज में लॉजिक ढूंढती हो। तुम्हें लगता है कि दुनिया सिर्फ उतनी ही है जितनी तुम्हारी किताबों में लिखी है। उसने अपनी जेब से एक बहुत ही पुराना चांदी की नक्काशीदार मूठ वाला छोटा चाकू निकाला। अवनी डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। तुम ये क्या कर रहे हो? पीछे हटो। रुद्र ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी बाईं हथेली को आगे बढ़ाया और अवनी की नजरों के सामने उस तेज चाकू से अपनी हथेली पर एक गहरा कट मार दिया। नहीं! अवनी चीख पड़ी। गहरे कट से गाढ़ा लाल खून तेजी से बाहर निकलने लगा और फर्श पर टपकने लगा। अवनी डर और घबराहट में अपना बैग ढूंढने लगी ताकि वो उसकी पट्टी कर सके, लेकिन रुद्र शांत खड़ा रहा। देखो अवनी, रुद्र ने पहली बार उसका नाम लिया। शायद उसने अवनी के बैग पर लिखे नाम को पढ़ लिया था। किताबें क्या कहती हैं? इस घाव को भरने में कितने दिन लगेंगे? अवनी ने जब रुद्र के हाथ की तरफ देखा तो उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। जो नजारा उसके सामने था वो विज्ञान के हर नियम की धज्जियां उड़ा रहा था। रुद्र के हाथ से खून बहना अचानक रुक गया और फिर जैसे किसी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया गया हो, उसकी कटी हुई त्वचा आपस में जुड़ने लगी। मांस के रेशे खुद ब खुद एक दूसरे से मिल रहे थे और नई त्वचा आ रही थी। महज 10 सेकंड के भीतर रुद्र की हथेली पूरी तरह साफ हो चुकी थी। वहां एक छोटा सा निशान तक नहीं बचा था, जैसे वहां कभी कोई घाव हुआ ही नहीं था। अवनी के पैर कांपने लगे। वो पीछे हटती गई जब तक कि उसकी पीठ ठंडी पत्थर की दीवार से नहीं टकरा गई। ये कोई जादू है? तुम कोई इल्यूजनिस्ट हो? तुमने मेरी आंखों पर कुछ किया है। यह जादू नहीं, अभिशाप है। रुद्र की आवाज भारी हो गई। साल 1650 में इसी कमरे में मुझे अमरता का वो अभिशाप मिला जिसने मुझे कभी न मरने वाला एक जिंदा शव बना दिया। मैं चाहकर भी इस शरीर को छोड़ नहीं सकता। गोलियां, जहर, चाकू कुछ भी मुझे खत्म नहीं कर सकता। मैं 376 सालों से इस दुनिया का अंत देखने का इंतजार कर रहा हूं। अवनी का लॉजिकल दिमाग इस कड़वे सच को स्वीकार करने से मना कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों ने जो देखा था उसे झुटलाया नहीं जा सकता था। वो अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि अचानक पूरे कमरे का माहौल बदल गया। कमरे का तापमान जो पहले से ठंडा था अब इतना गिर गया कि अवनी के मुंह से भाप निकलने लगी। अचानक उस गुप्त कमरे का भारी पत्थर का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! पूरा तहखाना हिल उठा। कमरे में मौजूद धूल हवा में उड़ने लगी और इसी धूल के बीच दीवारों पर बनी तांत्रिक आकृतियां हल्के लाल रंग से चमकने लगीं। हवा में एक अजीब सी सरसराहट होने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत दीवारों पर अपने नाखून रगड़ रही हो। अवनी डर के मारे चिल्लाने ही वाली थी कि रुद्र ने झपट्टा मारकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ के किसी टुकड़े से भी ज्यादा ठंडा था। रुद्र ने अवनी को अपने पीछे छुपाया और कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखने लगा। उसकी आंखें जो अब तक उदास थीं, उनमें एक अजीब सी सतर्कता और गुस्सा आ चुका था। वो आ गई है, रुद्र ने बहुत ही धीमी फुसफुसाती आवाज में कहा। अवनी ने थर-थर कांपते हुए रुद्र के कोट को पीछे से पकड़ लिया। कौन आ गई है रुद्र? बंद पत्थर के दरवाजे के ठीक दूसरी तरफ से उस खामोश और अंधेरे तहखाने में एक आवाज गूंजने लगी। यह किसी के चलने की आवाज थी, लेकिन पैरों में घुंघरू बंधे थे। छम छम छम। वो आवाज धीरे धीरे उस बंद दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। हर छम की आवाज के साथ अवनी का दिल जैसे थम रहा था। उस आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था, लेकिन साथ ही एक ऐसा खौफ भी जो रोंगटे खड़े कर दे। रुद्र ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। इस किले की असली मालकिन, वो डायन जिसने मुझे ये अभिशाप दिया था, वो हर रात मेरी रूह को और तड़पाने के लिए वापस आती है, और आज तुम भी यहां फंस चुकी हो। घुंघरू की आवाज अब ठीक दरवाजे के बाहर आकर रुक गई, और तभी पत्थर के उस भारी दरवाजे पर किसी ने बाहर से जोर जोर से अपने हाथ मारने शुरू कर दिए।
जैसे कोई पागलपन में अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। पत्थरों के टूटने की आवाज आने लगी और दरवाजे के नीचे की दरार से एक काला गाढ़ा धुआं कमरे के अंदर प्रवेश करने लगा। क्या अवनी इस बंद रहस्यमयी कमरे से जिंदा बाहर निकल पाएगी? क्या रुद्र अपनी शक्तियों से उस खौफनाक साए का सामना कर पाएगा जो दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा है? और क्या है रुद्र का वो 376 साल पुराना राज? जानने के लिए सुनते रहिए द इमॉर्टल सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ डीप फील्ड चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी का पहला चैप्टर रोमांचक लगा हो और आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो अभी के अभी हमारे चैनल डीप फील्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको रुद्र और अवनी की ये पहली मुलाकात कैसी लगी। आपका एक कमेंट हमें अगला चैप्टर और भी जल्दी लाने की प्रेरणा देगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए अलविदा।